आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों 2024 के लिए अब इंडिया गठबंधन के 28 दलों को नए सिरे से दिमाग खपाना पड़ रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में कांग्रेस की करारी हार के बाद सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के फॉर्मूले पर राजी होगा। कांग्रेस 2024 के लिए जो 2004 वाला फॉर्मूला प्लान करने की सोच रही थी, क्या अब वो फॉर्मूला बन पाएगा। हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों में बीजेपी की जानदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन वाले हिंदी पट्टी की 184 लोकसभा सीटों के लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का माइंड गेम क्या है। मोदी को हराने के लिए कौन सा फॉर्मूला तैयार हो रहा है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कौन सी रणनीति बन रही है। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी है। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ कांग्रेस के प्लान के मुताबिक होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हिंदी पट्टी के इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी ने करारी शिकस्त दी है। यकीनन इस हार से कांग्रेस के आत्मविश्वास पर जरूर असर पड़ा होगा, क्योंकि अब ये बात सीधे सीधे उठी है कि अगर कांग्रेस ने इन 3 राज्यों में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा होता तो नतीजा कुछ और ही होता। इसलिए अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस ने गलती की है। अब इसी से 2024 के लिए बने इंडिया गठबंधन का आकलन शुरू होता है। अब गठबंधन के घटक दल अपना फायदा देख रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन में पीएम फेज की बात हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर भी पहले से ज्यादा माथापच्ची तय है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद से 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 16 में अब बीजेपी प्लस सरकार है। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई है। गठबंधन के साथ कांग्रेस कुल 5 राज्यों की सत्ता में बची है। अब 2024 में लोकसभा चुनावों के हिसाब से इसका आकलन समझिए। उत्तर भारत में अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसके अलावा जातीय राजनीति के प्रभाव वाले राज्यों बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25 और हरियाणा की 10 सीटों को मिलाकर हो जाती हैं लोकसभा की 184 सीटें। आम चुनाव में बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए जरूरी 273 सीटों के लिहाज से 184 का यह आंकड़ा बड़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया, जनता अब भी पीएम मोदी के साथ है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 184 में से 141 सीटें अकेले बीजेपी के खाते में गई थी। हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन को नए सिरे से दिमाग खपाने की जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस 2024 में मोदी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए 2004 वाले फॉर्मूले पर विचार कर रही है। रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा। 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी, एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। कांग्रेस ने इन 5 राज्यों की 188 लोकसभा सीटों में से 114 सीटें जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीटें जीतने में कामयाब रहे।
लेकिन अचानक से हालात यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन हालात में कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है। ऐसे में अब 28 दलों को मिलाकर बने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का फॉर्मूला चलेगा, ये मुश्किल लगता है, क्योंकि बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रही है और 400 प्लस सीटों का दम भर रही है। आपको बता दें कि 2014 में एनडीए ने 336 सीटें, यूपीए ने 60 सीटें और अन्य ने 147 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में अकेले बीजेपी ने 282 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने 353, यूपीए ने 91, अन्य ने 98 सीटें जीती थी, जबकि अकेले बीजेपी ने 303 और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंके। और अब बात संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर मचे संग्राम की। यह मुद्दा आज इस बैठक में भी उठा था। दरअसल 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। विपक्ष उस दिन से सरकार से सदन में बयान की मांग कर रहा है, लेकिन ये मांग इस हद तक पहुंच जाती है कि सांसदों पर एक्शन लेना पड़ा। कई सांसद वेल में बैनर तख्तियां लेकर पहुंच गए, हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट यानी देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं, सब मिलके प्रोटेस्ट करना और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। 14 दिसंबर को संसद के वेल में प्रदर्शन होता है। लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड किया जाता है। 18 दिसंबर को फिर से संसद में विपक्षी सांसद बैनर प्ले कार्ड लेकर आते हैं। इसके बाद लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 19 दिसंबर को फिर से सदन में बैनर तख्ती के साथ प्रदर्शन होता है और लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड होते हैं। 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों से कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये आपकी जहन में सवार हो गए हैं शक्ति, जो शक्ति देव शक्ति नहीं असुर शक्ति कही जा सकते हैं। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। ये कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। मैं समझता हूँ कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे। निलंबन के साथ सारे के सारे विपक्षी सांसद संसद के बाहर इकट्ठा होते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं और सवाल भी करते हैं। संसद में घुसपैठ जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और जवाब देने के बजाय सरकार ऐसे सांसदों को भी निलंबित करती जा रही है जो संसद में मौजूद नहीं थे, जबकि सरकार कह रही है कि नई संसद में तख्तियों वाला विरोध बर्दाश्त नहीं होगा।